नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि क्या भारत को नेपाल और चाइना के जो रिलेशंस हैं उसको लेकर ज़्यादा चिंतित होना चाहिए या नहीं। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए मैं कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे इतिहास के भी दूंगा कि इतिहास में भी किस तरीके से नेपाल ने चाइना कार्ड का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इस सब के बीच में भारत की रणनीतियाँ, भारत की स्ट्रैटेजीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पे। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाया गया ये कोर्स अवेलेबल है 1000 MCQs पॉलिटी। इसको आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। इसकी डेमो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है किस तरीके से कोर्स को कवर किया जाएगा और आने वाले प्रीलिम्स के लिए ये आपकी स्टैटिक नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर जो यहाँ पर एक नेपाल के फाउंडर माने जाते हैं, पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने एक टाइम पे रेफरेंस दिया था कि नेपाल जो है वो एक यम है बिटवीन टू रॉक्स। ठीक है, दो बड़ी चट्टानों के बीच में एक छोटा सा यम है नेपाल। ठीक है, उस टाइम पर जो दो बड़ी चट्टानें थी, एक तरफ था आपका इंडिया, नीचे नेपाल के नीचे यहाँ पर था इंडिया और ऊपर था तिब्बत। ठीक है, उस टाइम पर हम एम्पायर्स बोलते थे रादर देन नेशंस। तो ऊपर तिब्बत का एम्पायर था और नीचे थी डोमिनेंट पावर ऑफ इंडिया। उस टाइम पर यह कहा जाता था कि नेपाल इन दो बड़ी डोमिनेंट पावर्स के बीच में एक छोटा सा यम है। ठीक है, और उस टाइम से अगर आप देखें तो नेपाल ने कोशिश शुरू से ही जारी कर दी थी कि हमें किसी एक की तरफ होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही नेपाल के इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट चाइना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली अपना यहाँ पर पावर इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी, मेनली कलकत्ता में, उस टाइम पे जो नेपाल के राजा थे उन्होंने कोशिश की कि हम बीजिंग को अपने नज़दीक लाएं सो दैट हमें एक अच्छा फ्रंट लाइन मिल जाए अगेंस्ट कलकत्ता। कलकत्ता का मतलब यानी कि EIC के खिलाफ। ठीक है, यही नहीं, जब बीजिंग वालों ने उनको मना कर दिया तो उसके बाद नेपाल ने कोशिश की कि हम इंडियन प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस हैं, जो वहाँ के राजे हैं, हम उनको अपने साथ एक कोलिशन में ले आएँ सो दैट हम कंपनी को काउंटर कर सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया नेपाल के लिए फॉर वंस। उसके बाद जब एंग्लो नेपाल वॉर होती है 1816 में, ठीक है, उसके बाद जब नेपाल वहाँ पे हार जाता है, काठमांडू केप्ट अप अ कंटिन्यूस प्ले बिटवीन कलकत्ता एंड बीजिंग। यानी कि उस टाइम पर भी नेपाल एक अवसरवादी राष्ट्र की तरह, या फिर राष्ट्र की जगह मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, अवसरवादी साम्राज्य की तरह गेम खेल रहा था कि कोई भी हमारे नज़दीक आ जाए, हम किसी ना किसी के नज़दीक होना चाहते हैं, या तो कलकत्ता हो या वो बीजिंग हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आती है फर्स्ट ओपियम वॉर। जो पहली ओपियम वॉर हुई 1839 टू 1842 में, यहाँ पर आपको मालूम होगा वर्ल्ड हिस्ट्री से कि शिकस्त मिली थी बीजिंग को, यानी कि चाइना को। उस टाइम पर नेपाल ने क्या कोशिश की कि वो कलकत्ता के और नज़दीक आ गए, यानी कि इंडिया के और नज़दीक आ गए। और धीरे धीरे जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद कलकत्ता ने इंडिया को और बैक किया और हम और नेपाल और ज़्यादा करीब आते रहे। As the fortunes of the Raj rose, Kathmandu rulers enjoyed the benefits of being Calcutta's protectorate. तो बेसिकली नेपाल एक कलकत्ता का प्रोटेक्टोरेट बनकर रह चुका था। ये आपकी स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। यहाँ पर स्वतंत्रता के जस्ट बाद इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतिहास के तौर पे हमारी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के अंतर्गत कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल, इसमें जो नेपाली और इंडियन नेशनल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट अ पासपोर्ट और अ वीज़ा। वो दूसरे देशों में रह सकते हैं, दूसरे देश में जाके काम कर सकते हैं। दे कैन लिव ओवर देयर, दे कैन वर्क ओवर देयर एंड दे कैन इवन ओन प्रॉपर्टी और डू ट्रेड और बिजनेस इन ईदर कंट्री। यानी कि फ्रेंडशिप को और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसमें इंपॉर्टेंट टू नोट, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नेपाली लिविंग, ओनिंग प्रॉपर्टी एंड वर्किंग और डूइंग बिजनेस इन इंडिया। सिमिलरली कई सारे भारतीय ऐसे हैं जो कि वहाँ पर प्रॉपर्टी ओन करते हैं, व्यापार करते हैं और नेपाल में रहते हैं। यहाँ पर 1950 की जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप थी,
ये तो एस्टैब्लिश हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1950s का ही टाइम ऐसा था जब चाइना में सिविल वॉर होने के बाद बेसिकली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, और जैसे जैसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता को वहाँ पे मजबूत किया, चाइना ने क्या किया कि नेपाल ने क्या किया कि नेपाल चाइना के भी क्लोज आने लगी। ये वो टाइम था जब वापस, अगर आप इस चीज़ को देखें, जो चीज़ नेपाल 1857 के पहले करने की कोशिश कर रहा था ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वो कभी बीजिंग के पास कभी कलकत्ता के पास, नेपाल फिर से वही करने लगा कि अभी वो पहले इंडिया के पास आया थ्रू दिस 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, अब वो चाइना के नज़दीक जाने लगा क्योंकि उसको लगा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने काफ़ी अच्छी सत्ता वहाँ पर इस्टेब्लिश कर ली है। ये तो रही पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही ब्रीफली कवर करूँगा, ट्रीटी ऑफ सगौली को। ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि 1816 में साइन की गई थी, ये बेसिकली वो ट्रीटी है जो कि ये निर्धारित करती है कि अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो ट्रीटी ऑफ सगौली को रेफ़र किया जाएगा। 1816 की ट्रीटी ऑफ सगौली को यहाँ पर रेफ़र किया जाएगा, उसको हम बेंचमार्क मानेंगे जिसके आधार पर कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। ट्रीटी ऑफ सगौली के अनुसार जो महाकाली रिवर के ईस्ट की लैंड है, ठीक है, वो तो मानी जाएगी नेपाल की टेरिटरी, और जो वेस्ट की लैंड है वो मानी जाएगी इंडिया की टेरिटरी। बोथ साइड्स डिस्प्यूट द ओरिजिन ऑफ द काली रिवर। अब हुआ क्या कि यहाँ तक तो चीज़ ठीक थी कि आपका जो पूर्वी हिस्सा है वो नेपाल का होगा और जो पश्चिमी हिस्सा है महाकाली रिवर के पश्चिम में है वो इंडिया का होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि दोनों ही देश यहाँ पर ओरिजिन ऑफ द काली रिवर को लेके डिस्प्यूट करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम और बढ़ चुकी थी। जो हाल ही में न्यूज़ में रहा वो रीजन था डिस्प्यूटेड काला पानी रीजन। अब मैं बात करूंगा करंट में जो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट होती है 8 मई को, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक नई रोड टू मानसरोवर का इनाग्रेशन किया। जैसे ही ये रोड टू मानसरोवर का इनाग्रेशन हुआ, उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि नेपाल इस चीज़ से खुश नहीं है। नेपाल बोलता है कि आपने जहाँ पे रोड को इनाग्रेट किया है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है, रीजन ऑफ काला पानी एंड लिपू लेक, आप वहाँ पे रोड नहीं बना सकते थे, ठीक है। इसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट से हटकर एक पॉलिटिकल टसल तक बन चुका था। ओली जो कि वहाँ के पीएम है नेपाल के, उन्होंने कहा कि इंडिया ने नेपाल की टेरिटरी को 1962 से इनक्रोच किया हुआ है और अब उनको रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जिसमें ये बोला गया कि जो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उन्होंने कहा था कि नेपाल को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए बिफोर दे टेक एनी अदर स्टेप। इसके बाद जो नेपाल के पीएम थे उन्होंने कहा कि आपको ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचना होगा। इंडिया फेक्ड रिवर बाउंड्री सेज नेपाल पीएम एंड ऑल्सो स्लैम्स आदित्यनाथ रिमार्क, ठीक है। जो भी यहाँ पे आदित्यनाथ जी ने कहा था उसको स्लैम करने के लिए नेपाल के पीएम ने अपनी तरफ से कुछ और स्टेटमेंट्स दिए। अब बात यहाँ तक आ चुकी थी। कमिंग टू द बेसिक्स, अगर हम देखें कि इंडिया ने यहाँ पर सड़क बनाई क्यों, इसके 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो अगर हम इस टेरिटरी की बात करें जिसको कि नेपाल डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलता है, इंडिया इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को क्लेम करता है और इनफैक्ट क्लेम ही नहीं करता, इफेक्टिव पोजेशन में है पिछले लगभग 60 साल से। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर रीजन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और ये इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट लिंक्स बिटवीन दिल्ली एंड द तिब्बतियन प्लेटू। तीसरी चीज़, 2015 के एक जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना ने भी रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जो रीजन है इसके ऊपर भारत की संप्रभुता है, यानी कि इंडिया सोवरेनिटी इस रीजन के ऊपर है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। चौथी चीज़, यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु हैं जो कि इस पर्टिकुलर रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और माउंट कैलाश को विजिट करते हैं, और इसीलिए इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर ये सड़क बनाई गई थी। अब सवाल ये भी आता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सडनली सड़क बन गई, सड़क ओवरनाइट तो नहीं बनी थी। सो यहाँ पर नेपाल ने इस चीज़ को अब क्यों उठाया, इसको लेकर भी नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। सबसे पहले, इंडियन रोड वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, ठीक है। द नेपाल गवर्नमेंट वॉज श्योरली अवेयर एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन कालापानी ओवर द प्रीसीडिंग मंथ्स एंड ईयर्स। ये इशू बेसिकली जो उठकर आया था पिछले साल नवंबर में उठकर आया था, जब इंडिया ने अगस्त में आर्टिकल 370 को हटाया था। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हटाया था। उसके बाद नवंबर में ये इशू उठाया गया था नेपाल के द्वारा, ठीक है। और जब ये इशू उठाया गया तब तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मई 8 को जब हमने अनाउंस कर दिया अपनी रोड का इनॉग्रेशन, तो वो बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट बन के साबित हुआ, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो पीएम ओली की गवर्नमेंट नेपाल में, वो एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही थी, ठीक है। एक आंतरिक संकट चल रहा था जिसको कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे।
इस आंतरिक संकट से उभरने के लिए बेसिकली जो ये 8 मई को इनॉग्रेशन हुई, ये उनके लिए एक तोहफे की तरह साबित हुई। उन्होंने इस चीज़ को उठाया, अपने ही देश में पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ किया, नेशनल सेंटिमेंट्स को प्ले अप किया, ठीक है, और साथ ही में अपने इंटरनल पार्टी के जो राइवल्स थे उनको ऑन बोर्ड लेकर आए और अपने जो नाकामयाबियां थीं उनको छुपाने के लिए बेसिकली सब लोग एकजुट होकर इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को नेपाल की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट वो अपनी सत्ता को वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकें। अब यहाँ पर जो ये पूरा इशू चल रहा था 8 मई को जो हुआ, और उसके बाद नेपाल ने जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट भी पास कर दी है टू इशू द न्यू मैप, ठीक है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल के बीच में यहाँ पर किसी और का भी हाथ है। इनफैक्ट आर्मी चीफ ने ये इनडायरेक्टली बोला, नेपाल प्रोटेस्टिंग इंडियाज़ रोड वर्क एट समवन एल्सेज बिहेस्ट। India's chief of army staff suggested that Nepal may be bringing up the issue at the behest of a third party, basically चाइना की तरफ इशारा करते हुए। Even the history of Nepal gave us clue about India-Nepal-China relationship। ठीक है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है यहाँ पर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नेपाल शुरू से ही चाइना कार्ड का इस्तेमाल करता आया है, पहले हिस्ट्री में भी, उसके बाद 1950 के बाद भी, और अब जब हम 2020 में हैं तब फिर से नेपाल यहाँ पे चाइना कार्ड का इस्तेमाल करता आया है। सो ये चीज़ हमारे लिए नई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, और इंडिया को मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेपाल बेसिकली एक अवसरवादी राष्ट्र की तरह काम करता है। नेपाल के टैक्टिक्स क्लियर हैं। द स्ट्रॉन्गर चाइना हैज़ बिकम द वाइडर हैव काठमांडूज ऑप्शंस विद इंडिया बिकम। जैसे जैसे चाइना स्ट्रांग होता जा रहा है वैसे वैसे काठमांडू अपनी ऑप्शंस को और टटोलता जा रहा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जो नेपाल के संबंध हैं चाइना के साथ वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो एक साल ऐसा था जब 95 मिलियन की FDI जो नेपाल में आनी थी उसमें से 88 मिलियन की FDI बेसिकली चाइना से आई थी। Nepal is also getting a second Chinese cement plant being set up with $140 million investment। ठीक है, बेसिकली चाइना अगेन नेपाल और चाइना के टाइज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन जिससे कि मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, क्या यहाँ पे भारत को नेपाल चाइना के रिलेशंस को लेकर परेशान होने की आवश्यकता है या नहीं। अगर हम इंडिया और नेपाल की रिलेशंस को समझें, उस चीज़ का जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। इंडिया और नेपाल की रिलेशंस काफ़ी डीप जाती हैं, जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यही नहीं, ये दोनों कंट्रीज़ एक ओपन बॉर्डर शेयर करती हैं, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के लोग आ जा सकते हैं। कहा जाता है कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। पीपल टू पीपल रिलेशंस आर ऑल्सो वेरी यूनिक एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशंस। इनफैक्ट अगर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने कहा था, वी डिज़ायर अबव ऑल अ स्ट्रॉन्ग एंड अ प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट नेपाल, आवर चीफ नीड नॉट ओनली आवर नीड बट ऑल्सो द वर्ल्ड्स नीड इज पीस एंड स्टेबिलिटी इन नेपाल एट प्रेजेंट। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये चीज़ कही 2014 में, हाउ कैन इंडिया बी हैप्पी इफ नेपाल इज अनहैप्पी। रिसेंटली MEA स्पोक्सपर्सन ने भी इस चीज़ को कहा कि इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल टेक्निकल, मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू नेपाल। वी हैव सप्लाइड अबाउट 25 टन्स ऑफ मेडिकल एड। हमने पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की शिपमेंट्स भेजी हैं, टेस्टिंग किट्स भेजी हैं, और भी कई सारी मेडिकल सप्लाईज नेपाल तक पहुँचाई हैं। मैं चीज़ को वाइंड अप करने से पहले कि हमें आगे क्या करना चाहिए थोड़ी सी समराइज़ करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो बात की है वो बेसिकली ये की है कि नेपाल की टैक्टिक्स हमेशा से ही ऐसी रही हैं। नेपाल कभी चाइना की तरफ जाता है, ठीक है, कह सकते हैं कभी बीजिंग की तरफ जाता है, और कभी जाता है नेपाल नई दिल्ली की तरफ। नेपाल जो भी करे, पॉइंट ये आता है कि नई दिल्ली को यहाँ पे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी दी स्टैंड विच शुड बी टेकन बाय न्यू दिल्ली। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कुछ चीज़ होता है तो वो होती है परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। केवल स्थायी हित होते हैं, स्थायी दोस्त या स्थायी मित्रु या स्थायी शत्रु नहीं होते हैं, केवल होते हैं स्थायी हित। इस चीज़ के बीच में एक्सपर्ट्स यहाँ ये मानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वी शुड बी नेगोशिएटिंग अ न्यू सेट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट्स, यानी कि जो 1950 की ट्रीटी है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे नेपाल को लगे कि इसमें हमारे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, इसमें जो ट्रीटी है वो अनफेयर है नेपाल की तरफ, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर इस ट्रीटी को नेगोशिएट करना चाहिए। ये कदम इंडिया को लेना होगा। दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि देयर शुड बी जॉइंट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज एज ड्यूरिंग द 1960s ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर।
उसके बाद दोनों कंट्रीज़ को अपनी ट्रेड पोटेंशियल को रिकग्नाइज करते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करना चाहिए जो कि कलेक्टिव हो, जॉइंट हो। और उसके बाद इंडियन और नेपाली पिलग्रिम्स के इस्तेमाल के लिए हमें इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए सो दैट दोनों देशों के श्रद्धालुओं को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, यही नहीं, एंड में कंक्लूड करने के लिए बोलना चाहूँगा कि रादर देन ऑब्जेक्टिंग टू काठमांडूज चाइनाज टाइज, यानी कि नेपाल के चाइना के साथ संबंध कैसे भी हों, हमें उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। दिल्ली का फोकस होना चाहिए ऑन हाउ टू एडवांस इंडियाज रिलेशनशिप विद नेपाल। It should bet that logic of Nepal's economic geography, its pursuit of enlightened self-interest, and Kathmandu's natural balancing politics will continue to provide a strong framework for India's future engagement with Nepal. और हम ये कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ये सेम चीज़ भूटान के साथ कर चुके हैं। 1949 की जो ट्रीटी थी, भूटान को लगता था कि हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी अनफेयर हुआ है। 2006-2007 में हमने उस ट्रीटी को दोबारा से रिवाइज़ किया और जो भी प्रॉब्लम्स भूटान यहाँ पे फेस कर रहा था, हमने उन प्रॉब्लम्स को मिल करके सुलझाया। सेम चीज़ इफ़ वी डू विद नेपाल, आई थिंक दिस कैन बी ए वेरी पॉजिटिव एक्सरसाइज फॉर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो इसी नोट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।